हेलो एवरीवन। कुछ लेडीज आपस में ही बात कर रही होती हैं कि जूनियन की शादी इस गुलिन के साथ होने वाली है, जो कि एक नंबर का प्ले बॉय है। मैं तो अपनी बेटी की शादी कभी भी उसके साथ ना करती। ये सब कुछ वहाँ पे आई हुई मिसेस गूबी सुन रही थी, इसलिए वो उन्हें जाके सुना देती हैं कि ना तो जूनियन की इतनी औकात है कि वो गुजिन के साथ शादी कर सके, ना तुम्हारे किसी की बेटी की औकात है। कंपनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट होने वाला था, जिसके लिए अंशु गुजिन से परमिशन लेने के लिए आती है, लेकिन गुजिन से बोल देता है कि तुम्हें जो कुछ करना होता है तुम कर लिया करो। यहाँ अंशु से जा रही होती है, तभी वहाँ पे मिसेस गु आ जाती हैं, जो कि गुजिन को सुनाना स्टार्ट कर देती हैं कि उसके बारे में ये सब कैसे रूमर्स हैं। गुजिन उन्हें बताता भी है कि उसके अंजुनजाओ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मिसेस गु तब भी उसे सुना ही रही थी। तो गुजिन बोल देता है कि ऐसा आप मुझे कितनी ज़्यादा प्रीशियस मानते हो, जो मेरे लिए आपको कोई भी लड़की सही नहीं लगती। एंड मिसेस गु के लिए जूनिया इसलिए परफेक्ट नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम भी वही थी जो कि अंशु की मॉम थी, भले ही वो सौतेली क्यों ना हो। गुजिन इन पे गुस्सा होकर चला जाता है कि ये इनके मामलों में इतनी ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करती है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से एंड टेंशन की वजह से गुजिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके लिए फिर बेल कराने के लिए उसे जूनियाओं को बुलाना पड़ता है। गुजिन थोड़ा और टाइम जूनियाओं के साथ स्पेंड करना चाहता था, इसलिए जब जूनिया उसे बताती है कि वो अपने पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रही है, तो गुजिन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यांशु भी मिस्टर हान को देखने के लिए आती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर इनकी हालत में 24 घंटे में कोई सुधार नहीं हुआ तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अपनी मॉम को इस हालत में देख के यांशु भी उन्हें कंफर्ट करने के लिए उन्हें गले लगा लेती हैं एंड उन्हें समझाती हैं कि मिस्टर हान ठीक हो जाएंगे। जूनिया भी यहाँ पे आती है, लेकिन दोनों को यहाँ पे देख के वापस चली जाती है। चैंगजी भी अंदर जाने वाला था, लेकिन जूनरा उन्हें रोक के कहती है कि मैंने 15 सालों में अंशु को पहली बार अपनी मॉम को गले लगते हुए देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं या तुम कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। जूनिया भी अपने पापा की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड थी, इसलिए चैंगजी भी उसे समझाता है कि मुश्किलें सबके साथ आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए। यांशु अपनी मॉम को बताती हैं कि चैंगजी को अपनी मॉम मिल गई हैं, जिसपे ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। कुछ देर बाद जब चैंगजी एंड जूनिया एक साथ अंदर आते हैं, तो जूनिया मजाक में कहती है कि हम दोनों के बारे में कुछ गलत ना समझना। एंड यांशु भी कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम किस बंदे में इंटरेस्टेड हो। जूनिया का भी मिसेस हान के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छा हुआ था एंड वो उनके लिए खाना लेने जाती है। कंपनी के अंदर इवेंट स्टार्ट हो रहा होता है, जिसे कि चैंगजी भी अपनी मॉम को दिखा के बोलता है कि देखो जो इंटरव्यू दे रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम भी इसे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देख ही रही थी कि नर्स उसे बुला लेती है उसे मेडिसिन वगैरह देने के लिए, जिसके जाने के बाद चैंगजी को यहाँ से एक ब्रेसलेट मिलता है, जो कि वो अपने पास रख लेता है। गुजिन यांशु से बात करना चाहता था, लेकिन यांशु से बताती है कि उसे तो चैंगजी के साथ लंच पे जाना है। चैंगजी की मॉम जब अपने बेड पे वापस आती हैं, जब उन्हें वो ब्रेसलेट नहीं मिलता तो वो उसे हर जगह ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। ये ब्रेसलेट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस था, इसीलिए इसे ढूंढते ढूंढते वो हॉस्पिटल से बाहर भी आ जाती हैं। हॉस्पिटल से इसे बाहर जाने की खबर जब यहाँ की नर्स को पता चलती है, तो वो चैंगजी को भी कॉल करके बुला लेती हैं। चैंगजी की मॉम की किसी से रास्ते में टक्कर लग जाती है एंड चैंगजी को भी एकदम चक्कर आ जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद चैंगजी की मॉम उस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि आप मेरे बच्चे को प्लीज़ बचा लो। इनके ऐसे रिक्वेस्ट करने पे चैंगजी को याद आता है कि जब पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब भी उन्होंने ड्राइवर से ऐसे ही अपने बच्चे को बचाने के लिए कहा था, लेकिन ये लेडी इन्हें इग्नोर करके चली गई थी, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ। चैंगजी ने जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पे नर्स इन्हें बताती है कि उसकी मॉम किसी ब्रेसलेट को ढूंढते हुए ही बाहर गई थी। एंड चैंगजी को याद आता है कि ये ब्रेसलेट उसी लेडी का था जिसने कि इनके साथ ही एक्सीडेंट किया था, यानी कि ये ब्रेसलेट एक क्लू था जिसे चैंगजी यहीं पे छोड़ के चला जाता है। मिस्टर हान की तबीयत में कोई सुधार ना देख के मिसेस हान अपने बेटे को उनसे मिलने के लिए बुलाती हैं, जो कि कभी भी कोई एक्टिविटी या रिएक्शन नहीं करता था, लेकिन आज वो अपने पापा को पकड़ने लगता है एंड उसके ऐसे उठाने की कोशिश पे उसके पापा भी उठ जाते हैं, यानी कि अब उनकी हालत में सुधार होने वाला था। जून रुई की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मिसेस हान इसे आज यांशु के पास जाने के लिए भेज देती हैं, जहाँ पे डेविड मजाक में यांशु को कहता है कि अच्छा तुम्हारा इतना बड़ा लड़का भी है, मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। यांशु से बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। डेविड भी जून रुई से मिलता है, लेकिन उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। डेविड चैंगजी के बारे में पूछता है कि वो इतने दिनों से कहाँ है, जिसे बताने के लिए यांशु उसके ही घर पे चली जाती है। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि जुनरू यहाँ पे पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पियानो बजा रहा था, जिसपे अंशु भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इंटरव्यू के दौरान गुजिन ने सबको बताया था कि हम इतना सक्सेसफुल ना हो पाते अगर हान कॉरपोरेशन हमारे साथ ना होता, एंड ये सब कुछ गुजिन ने हान कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट के लिए किया था,
जिसके लिए जुनिया उसे थैंक्स बोलती है। यांशु चैंगजी को बताती है कि आज वो अपने भाई को भी अपने साथ लेके आई है। एंड चैंगजी उसे बताता है कि आज उसने बहुत कुछ पहले का याद किया। एंड इन सब बातों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जिसपे यांशु उसे समझाती है कि अगर कोई अपनी लाइफ में पहले सारा एंजॉय कर लेता है तो बाद में उसकी लाइफ में हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, लेकिन तुमने तो हमेशा से ही सफ़र किया है, इसलिए अब तुम्हारी लाइफ अच्छी होने वाली है। गाओ गुजिन को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जुजिन तो हमेशा की तरह सारा काम उसी पे सौंप देता है। एंड फिर ये सारा काम जाने वाला था गाओ की गर्लफ्रेंड के पास, क्योंकि अब उसने गाओ का सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर हान अब खतरे की सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, जिसपे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। एंड अब यांशु का अपनी मॉम के साथ भी रिलेशन अच्छा हो गया था, एंड जुनियाओ का यांशु के साथ भी, एंड जुनियाओ का मॉम के साथ भी। गुजिन अपनी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा काम हान कॉर्पोरेशन के साथ ही कर रहा था, जिसपे गाओ भी समझता है एंड कहते हैं कि मुझे पता है आप ही सब कुछ जुनियाओ को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो ना। लेकिन गुजिन इस बात को नहीं मानता, इसे यहाँ से भगा देता है। मिस्टर हान की तबीयत अच्छी होकर अपने घर पे वापस आ जाते हैं, लेकिन अपनी इस बीमारी के चलते उन्हें एक बात रियलाइज़ हुई थी कि उन्हें अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। मिसेस हान बताती हैं कि चैंगजी अभी अपनी मॉम से मिला है, जिसके साथ वो इतने दिन से बिछड़ा हुआ था, एंड अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। इस पे तो मिस्टर हान कहते हैं कि फिर तो उनकी शादी और भी जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले कि चैंगजी की मॉम की तबीयत और ना बिगड़ जाए। चैंगजी यांशु को बताता है कि उसे एक ब्रेसलेट मिला जो कि सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। यांशु इस पे काफ़ी खुश होकर कहती है कि जिसने तुम दोनों को अलग किया उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें इस बात पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एंड वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड अभी अनएम्प्लॉयड है। चैंगजी भी कहता है कि भले ही अभी मेरे पास कोई काम ना हो, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में गया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी। एंड अभी मेरे पास सुमो जिससे मैं अपना काम चला सकता हूँ, एंड मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। 没问题，反正你的钱放哪儿我都知道。放钱的位置换了。告诉我放哪儿了？ यांशु की मम उसे लंच पे बुला के कहती हैं कि तुम चैंगजी को डेट ही करती रहोगी या फिर उसके साथ शादी भी करोगी। यांशु बताती है कि हमने इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा एंड ना ही कुछ डिस्कस किया, एंड वैसे भी वो अभी अनएम्प्लॉयड है। लेकिन मिसेस हान कहती है कि फिर क्या हुआ। यांशु को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि उसकी मॉम जो कि पैसों के लिए उसकी शादी गुजिन से कराना चाहती थी, वो आज चैंगजी के जॉब ना होने पर भी उसके साथ कराना चाहती हैं। लेकिन मिसेस हान को इतनी कल तब आई थी जब उन्होंने मिस्टर हान को इतना ज़्यादा बीमार होते हुए देखा था कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता। एंड ये कहती है कि अगर मिसेस गू उसे अपनी कंपनी में नहीं लेंगी तो हमारा हान कॉर्पोरेशन हमेशा उसके लिए वेट ही कर रहा है। एंड बल्कि मिस्टर हान तो कहते हैं कि हमारी कंपनी गू कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसीलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि चैंगजी को अपनी नई कंपनी बनानी चाहिए जिसमें मैं अपनी तरफ से पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तन यांशु ने जुनरी के बारे में बताती है कि वो पियानो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये जुनरी को एक म्यूज़िक स्कूल में भेजेंगे। यांशु की मॉम चैंगजी से शादी के लिए पूछने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाती हैं, जहाँ पे वो चैंगजी से सीधा पूछती हैं कि तुम्हें शादी करने का तो इरादा है ना। एंड जब चैंगजी हाँ कहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। मिसेस हान चैंगजी की मॉम से मिलना चाहती थी उनसे शादी की बात करने के लिए, लेकिन चैंगजी ने बताता है कि अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। एंड चैंगजी डिसाइड करता है कि वो यांशु को शादी के लिए प्रपोज करेगा। उसे भी कुछ ऐसा ही प्रपोजल तैयार करना था जैसे कि यांशु ने इससे किया था, जिसके बारे में डिस्कशन करने के लिए एंड आइडियाज़ लेने के लिए वो गाओ एंड गुजिन को बुलाता है, जो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पे उसने किस लिए बुलाया है। चैंगजी ने बताता है कि वो यांशु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, जिस पे गाओ एंड चैंगजी सोच रहे थे कि गुजिन को इस बात पे गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड वो कहता है कि मैं अब यांशु को लाइक नहीं करता। एंड जब चैंगजी गुजिन से आइडियाज़ मांगता है प्रपोजल के, तो गुजिन बताता है कि उसे सब कुछ बहुत ही महंगा महंगा ग्रैंड एंड क्लासी करना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, यांशु को भी लगे कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल है एंड वो तुम्हें शादी के लिए मना कर ही ना पाए। देन गाओ से आइडिया देता है कि जैसे यांशु ने उसे सबके सामने प्रपोज किया था, ऐसे ही चैंगजी को भी सबके सामने उसे एक क्यूट से अंदाज में प्रपोज करना चाहिए। लेकिन चैंगजी को ये दोनों तरीके पसंद नहीं आते हैं। वो कहता है कि अगर उसने सबके सामने मुझे मना कर दी तो ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग होगा। ये बातें चली रही होती हैं, तभी गुजिन को उसकी दादी कॉल करके बुला लेती है। एंड गाओ चैंगजी को सलाह देता है कि सबसे पहले तो उसे शादी के लिए रिंग खरीदनी चाहिए, जिससे कि वो उसे प्रपोज करेगा। ये दोनों रिंग खरीदने जाते हैं, जहाँ पे चैंगजी रिंग गाओ के हाथ पे ट्राई कर करके देख रहा था। इस पे सेल्स गर्ल को उनके बारे में थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। 长得帅，身材又好，关键男朋友还这么爱您。进来呀，我就看出来